इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम नॉर्म फंक्शन बताएंगे, फिर किसी वेक्टर का नॉर्म कैसे डिफाइन होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको ये बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक नॉर्म्ड स्पेस होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए नॉर्म फंक्शन। नॉर्म फंक्शन यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। फंक्शन इसको डिनोट करते हैं ऐसे, 2 लाइन फिर 2 लाइन, बीच में डॉट लगा देते हैं, खाली छोड़ देंगे तो फूहड़ लगेगा। डॉट इसलिए लगाएं कि इसी के अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे। पहले तो आप लिखिए इसे लेट, सॉरी कुछ नहीं लिखेंगे। X एक नॉन एम्प्टी सेट है और R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो जो भी इमेज होगा वो R में जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अ फंक्शन फला इज सेट टू बी नॉर्म फंक्शन इफ, पहली कंडीशन n1 लिख रहे हैं, नॉर्म x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, थोड़ा एक बात पे यहाँ पे आप गौर फरमाएं, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं ऐसे ना, ए ऐसे, फिर डोमेन से एक एलिमेंट x ले लिया, इसकी f इमेज लिख दिया। अब f की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो अगर हम f की जगह पे उसको लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ए ऐसे तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ x। तो ऐसे न लिख करके इसी को लिखा जाएगा ऐसे, ए ऐसे। इतनी सी बात दिमाग बिठा दो। फिर n2, नॉर्म x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई x इक्वल टू 0। n3, नॉर्म x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। ये x और y ये सब एलिमेंट कहाँ के, कैपिटल X के, बताने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है ना, सब डोमेन के एलिमेंट है। और n4, नॉर्म ax इक्वल टू मॉड a इंटू नॉर्म x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, a बीइंग स्केलर, ऐसा। नॉर्म फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है। n1, n2, n3, n4 को नॉर्म एक्सियोम्स कहते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कब होगा। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस a linear space VF is said to be a normed linear space। ये पढ़ लीजिएगा, normed linear space if the following axioms are satisfied। if the following axioms आर सेटिस्फाइड। और ये फॉलोइंग एग्जाम्स कौन है, यही नॉर्म एग्जाम्स। तो हम लिख सकते थे इफ नॉर्म एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड, लेकिन हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं, उस लिखने में थोड़ा सा अंतर आएगा, देखिएगा। नॉर्म एग्जाम नंबर 1, नॉर्म एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। नॉर्म एग्जाम नंबर 2, नॉर्म एक्स इक्वल टू 0, नॉर्म एक्स रियल नंबर होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई एक्स इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है,
लीनियर स्पेस एक्स नहीं भैया, यहाँ पे वी लिखो, थोड़ा हम नोटेशन बदलेंगे, नोटेशन चेंज करके लिखेंगे। नॉर्म अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी। नॉर्म अल्फा इक्वल टू 0 implies that and implied by alpha equal to theta, theta being 0 vector of v. Norm axiom number 3, norm alpha plus beta less than or equal to norm alpha plus norm beta for all alpha comma beta belonging to linear space V. And N4, norm axiom number 4, norm A alpha equal to mod A into norm alpha for all A belonging to field F for all alpha belonging to B. यही है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कौन सा लीनियर स्पेस? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा जिस लीनियर स्पेस में नॉर्म्ड के 4 एक्सियम्स सेटिस्फाइड हो। ये हो गया नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस लीनियर स्पेस होता है। हम जानते हैं कि वह लीनियर स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सके उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ टाइप ऑफ लीनियर स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस नामक लीनियर स्पेस में हम नॉर्म का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF it is defined by norm alpha is equal to length of alpha, जो कि कैसे डिफाइन किया था? अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। ठीक है ना? यही इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से नॉर्म हम डिफाइन कर रहे हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट की मदद से, सॉरी इनर प्रोडक्ट की मदद से, ये ब्रैकेट अल्फा अल्फा माने इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। तो नॉर्म अल्फा इज डिफाइंड बाय लेंथ ऑफ अल्फा, मींस इज डिफाइंड बाय अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, नॉर्म ऑफ वेक्टर अल्फा। दिस इज नॉर्म ऑफ वेक्टर अल्फा एंड नॉर्म ऑफ वेक्टर अल्फा इज लेंथ ऑफ वेक्टर अल्फा। यही है इनर प्रोडक्ट स्पेस में लेंथ ऑफ अल्फा को ही नॉर्म अल्फा बोलते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड की स्पेलिंग में ZED भी यहां लिखते हैं, SED भी यहां लिखते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर अल्फा इज सेड टू बी a normalized vector if its norm is 1, that is if length of alpha is unity। तो जिस वेक्टर का लेंथ यूनिटी हो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसलिए नॉर्मलाइज्ड वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब हम लोग पढ़ेंगे कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है। यही थ्योरम पढ़ना है जिसको हमने शुरू में हेडिंग ही डाल दिया था, THEOREM थ्योरम। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि लीनियर स्पेस होता है इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस।
proof. Let VF be any, every है ना यहाँ पे, तो यहाँ any लिखना चाहिए प्रूफ में. Let VF be any inner product space with the norm, ब्रैकेट में लिख लो, defined in V कोलन, norm alpha equal to length of alpha equal to under root inner product alpha for all alpha belonging to V. तो हम ये कहने जा रहे हैं कि नॉर्म का ये जो डेफिनेशन है, नॉर्म के चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है. N1 नॉर्म अल्फा इक्वल टू, या अभी इसको नॉर्म अल्फा ना बोलिए क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना है, तो अब क्या बोले इसको, लेंथ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा. रेडिकल से पहले प्लस माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया नॉन निगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू बी. N2 length alpha equal to 0 implies that and implied by under root inner product alpha equal to 0 implies that and implied by inner product alpha equal to 0 implies that and implied by alpha equal to theta. IP3 तो ये कहता ही है कि दिस implies that alpha equal to theta, और कन्वर्स इम्प्लीकेशन, अगर अल्फा थीटा है तो ये थीटा होगा, और आप जानते हैं इनर प्रोडक्ट थीटा की वैल्यू 0 होती है. हो गया सब. N3 लेंथ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा प्लस लेंथ ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी. ये लिख दीजिए बाई कॉसी स्वार्ज इनइक्वलिटी, जो कि हम लोग प्रूव कर चुके हैं. बाई कॉसी स्वार्ज SCHWARZ बाई कॉसी स्वार्ज इनइक्वालिटी. यानी कुल मिला के आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो नॉर्म डिफाइन होता है वो लेंथ, नॉर्म अल्फा इज डिफाइंड बाई लेंथ ऑफ अल्फा, और ये लेंथ के लिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो ये N3 भी स्टेब्लिश हो गया. N4 नॉर्म A अल्फा इक्वल टू अंडर रूट इनर प्रोडक्ट A अल्फा इक्वल टू अंडर रूट A अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट A बार अल्फा इक्वल टू अंडर रूट मॉड A होल स्क्वायर और लेंथ अल्फा होल स्क्वायर बाय डेफिनेशन. ये देखो, और जेड बार बराबर मॉड जेड होल स्क्वायर होता ही है, तो ये बराबर आ गया मॉड ए नॉर्म अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू फील्ड एफ अल्फा बिलोंगिंग टू वी. तो ये जो डेफिनेशन आप नॉर्म का लेके चल रहे हो, नॉर्म अल्फा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा, तो ये नॉर्म के भी एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लेंथ ऑफ अल्फा इज नॉर्म अल्फा, यही नॉर्म है, और इसलिए लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस हो गया. तो लास्ट में यही लिख दीजिए. 10 द इनर प्रोडक्ट स्पेस, या यहीं पे एवरी भी लगा दो, 10 every inner product space VF is a normed linear space, is a normed linear space with respect to norm defined by norm alpha equal to length of alpha equal to under root inner product alpha
अल्फा बिलोंगिंग टू ए, यही पढ़ना था हमको। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है, यानी हर इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। और वो कैसे डिफाइन किया हमने? लेंथ ऑफ वेक्टर से। थोड़ी सी रोचक ट्विस्ट है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है, ठीक है ना। नॉर्म की मदद से मेट्रिक डिफाइन हो जाता है, यानी कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस मेट्रिक स्पेस भी होता है। मेट्रिक स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मेट्रिक स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है। मेट्रिक स्पेस या तो बीएससी थर्ड ईयर में है या तो एमएससी प्रीवियस में हो सकता है, कहीं हो। थर्ड ईयर में प्रायः बच्चे थोड़ा बहुत मेट्रिक स्पेस जान ही जाते हैं। तो ये बड़ी रोचक जानकारी है कि कोई लीनियर स्पेस है, अगर उसमें हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकें तो वो बन गया इनर प्रोडक्ट स्पेस। और इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसमें नॉर्म डिफाइन होगा ही होगा, यानी वो बन गया नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और नॉर्म की मदद से मेट्रिक डिफाइन हो जाता है, इसलिए वो बन जाएगा मेट्रिक स्पेस भी, वो मेट्रिक स्पेस भी बन जाएगा। खैर, वैसे से ही मैं चर्चा करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में है वही ग्रेस्प करना मुश्किल हो जाता है मैथमेटिक्स में। तो बियॉन्ड द सिलेबस नहीं पढ़ाना चाहिए, सिलेबस बनाया भी इसीलिए जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और अगर अच्छा कम लगा है तो वीडियो को दोबारा सुनिए, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखते हैं तो आप कमेंट में ये न लिखिए कि हमको इस थ्योरम का प्रूफ भी बता दीजिए या इस क्वेश्चन का सलूशन बता दीजिए, क्योंकि अब बताइए, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब हमें मान लो कुछ थ्योरम और सलूशन बताना है तो हम किस क्रम में कहाँ कैसे वीडियो लगा दें, है ना, है दिक्कत वाली बात। दूसरी चीज़, मैं आपको सलूशन प्रोवाइडर की भूमिका में आपके सामने मैं नहीं हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, सबका सलूशन मैं आपको दूँ। कितने वीडियोस बनेंगे बाबा रे बाबा, ये हमारा मकसद भी नहीं है। और जो बच्चे सिर्फ सलूशन ही सलूशन हमेशा डिमांड करते रहते हैं, वो बच्चे मैथमेटिक्स के विद्यार्थी ठीक नहीं होते, वो गणितार्थी नहीं होते। सलूशन पढ़ पढ़ के मैथमेटिक्स पढ़ोगे? ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लिखने का शऊर, सोचने का शऊर, लॉजिक कैसे दिया जाता है ना, कैसे क्या मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेंड हो गए और आपके अंदर कुछ है तो आप फिर अपने से पढ़िए, जूझिए। कोई प्रॉब्लम है तो जूझिए, प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स वाले लोग क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, हम प्रॉब्लम बोलते हैं। अब प्रॉब्लम माने समस्या, तो समस्या है तो समस्या है, अब उसके लिए कोई क्या करेगा। वो समस्याएं दी गई एक्सरसाइज में, वो आपके लिए दी गई है ना कि आप अभ्यास करिए, उससे जूझिए। इसलिए थोड़ी दी गई है कि जरा सा देखे नहीं आया तुरंत टीचर के पास पहुंच गया, सर इसको बता दीजिए। जितना ज़्यादा आप टीचर से पूछना शुरू कर देंगे क्वेश्चन का सलूशन, उतना ही मैथमेटिक्स में आप पीछे छूटते चले जाएंगे। डू योरसेल्फ, खुद करो, जूझो। थैंक यू वेरी मच।